हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE 1 के जो दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि एक शाला पूर्व शिक्षिका ने 4 वर्षीय बच्चों के समूह के लिए यानी 5 दिन के लिए सोमवार से शुक्रवार तक एक क्रिया योजना बनानी है। ठीक है, कौन सी क्रियाएं आयोजित करनी है? उसमें बाहरी खेल होना चाहिए, गुटकों, मोतियों, पहेलियों, खिलौनों इत्यादि के साथ भीतरी खेल खेलना है, भूमिका अभिनय, ड्राइंग, फल वर्ण विषय पर क्रियाएं करनी है, 5 तक गिनती, चित्र पठन और मुक्त कोई वार्तालाप होगा, बाल कविता, कहानियां, ये सारी चीजें उसमें होंगी। ठीक है, उसके ऊपर वर्णित क्रियाओं, ये जो ऊपर क्रियाएं जो दी गई हैं इनको शामिल करके आपको क्या एक साप्ताहिक अनुसूची बनानी है। यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जब बच्चे आएंगे आपके केंद्र में तो आप बच्चों के साथ ये सारी क्रियाएं आपको लिखनी है उसमें, और किस तरह से करवाना है वो आपको अनुसूची बनानी है। जैसे इसमें दिया गया ना कि 9 से 9:30 बजे तक बच्चे आएंगे, है ना, इस टाइप से। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया गया, आप अपने हिसाब से क्रियाएं लिखेंगे उसमें। तो इसमें इनका आंसर हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें समय और वार रहेंगे। तो प्रातः 9 से 9:30 बजे तक क्या होगा कि बच्चे आएंगे, प्रेयर करेंगे, एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे भी आप क्या चाहते हैं कि आपके केंद्र में बच्चे आए। तो नॉर्मली शुरू में क्या सबसे पहले सुबह सुबह बच्चे आते हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग एक दूसरे फ्रेंड्स को बोलते हैं, टीचर को ना। ऐसे ही फिर हम अगर कहीं कहीं अटेंडेंस होती है अटेंडेंस करते हैं, प्रेयर करनी हो प्रेयर करते हैं, कई जगह नहीं करते, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। तो मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार सारे दिनों में हम सेम यही, क्योंकि सुबह सुबह तो वही रूटीन रहेगा ना, तो इसलिए इसमें भी यही है कि भाई बच्चे आएंगे, एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। फिर इसके बाद 9:30 से 10 बजे तक बच्चे, हमने क्या क्या करवाना है वो पूरा लिख दिया हमने कि भाई सोमवार को क्या, मंगलवार को क्या करवाएंगे, बुधवार को क्या करवाएंगे। इसी तरह हमने पूरा टाइम टेबल 12:30 बजे तक, और लास्ट में हमने प्रस्थान का समय हो गया। इसमें हमने जो क्रियाएं प्रश्न में हमें लिख के दिए ना वो सब उनका प्रयोग करके हमने ये अनुसूची बनाई है। इसी तरह से आप अनुसूची बना देंगे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कि भाई ये सारी योजनाएं हैं, मैं इसमें से ये लिख के ये करवाऊंगी, या फिर आप ये जो मैंने बनाए ना ये याद कर सकते हैं। फिर हमसे पूछा जाएगा कि ख में कि जो आपने अनुसूची बना दी, मान लीजिए ये सारी क्रियाएं लेके ऊपर वाली बना दी, तो अब ये बताइए कि अनुसूची बनाने के सिद्धांत के आधार पर आपके द्वारा बनाई गई अनुसूची का तर्काधार, यानी आपने जो बनाई है तो किस आधार पे बनाई है। ठीक है, समझ रहे ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अनुसूची तो आपने बना दी लेकिन सीधा नकल करके नहीं बनाई ना, आपने ये क्रियाएं क्यों चुनी है और कौन सी क्रिया किस टाइम पे होनी चाहिए क्यों चुना है आपने। तो बच्चों के लिए क्रियाओं की अनुसूची बनाते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि अनुसूची, चाहे वो दैनिक अनुसूची हो या फिर साप्ताहिक अनुसूची हो, बच्चों के अनुरूप हो। क्रियाओं की अनुसूची बनाते समय हमें बच्चों की पसंद नापसंद, उपयुक्त खेल सामग्री, उपयुक्त जगह, बच्चों का विकास आदि अनेकों सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। जो अनुसूची हमने बनाई है वो हमने बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाई है। जैसे कि अब तर्क आधार बताने में कि भाई क्यों बनाई है, तो जैसे हमने बच्चों के सर्वांगीण विकास के आधार पर ही क्रियाओं का चयन किया है। बच्चों के भाषाई, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, सूक्ष्म क्रियात्मक या जो स्थूल क्रियात्मक होते हैं ना वो विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि सभी पक्षों को हमने ध्यान में रखा है। हर गतिविधि का एक लक्ष्य और उद्देश्य है ताकि हमें पता रहे कि बच्चों के लिए क्या आवश्यक है। यानी हमने बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा है ये अनुसूची बनाते टाइम। दूसरा, हमने सप्ताह में ऊर्जस्वी यानी कि जो भागदौड़ वाले खेल होते हैं ना वो, और शांत दोनों प्रकार के खेल ही शामिल किए हैं, क्योंकि बच्चे एक बहुत देर तक बैठ के भी नहीं खेल सकते, बहुत देर तक खेलते खेलते थक जाते हैं तो उनको थोड़ा आराम भी चाहिए, तो वे बैठकर खेलना रहना पसंद बच्चों को नहीं होता है बहुत देर तक, तो उनके लिए दौड़ना, भागना जैसी क्रियाएं हमने चुनी हैं। और ऊर्जस्वी खेलों में बच्चे जल्दी थक जाते हैं, अतः हमने उनके लिए शांतिपूर्वक खेले जाने वाले खेल या क्रियाएं भी चुनी हैं ताकि वे शांतिपूर्वक बैठकर खेल सकें।
इसके अलावा हमने बाहरी और भीतरी खेल दोनों का ही चयन किया है कि बच्चे बोर भी ना हो, बाहरी खेल बाहर जाके भी खेलें ग्राउंड में और अंदर भी बच्चे खेल रहे हैं और कुछ सीखें भी। इससे उनकी छोटी बड़ी दोनों ही प्रकार की मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। हमने अनुसूची में स्वतंत्र व संरचित दोनों प्रकार की क्रियाएं चुनी है। अब संरचित का मतलब हो गया कि शिक्षक खुद से बताएगा कि आपको ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। स्वतंत्र का मतलब बच्चे खुद खेलते हैं, जैसे गुटकों से खेलना, पार्क में भ्रमण, भीतरी बाहरी मुक्त खेल स्वतंत्र क्रियाएं हैं जिनमें बच्चों को स्वयं से खेलने को मिलता है। और दौड़ का आयोजन, कहानी सुनाना, भूमिका अभिनय आदि हम संरचित क्रियाएं करवाएंगे जिसमें कि बच्चे शिक्षिका के कहे अनुसार ही करेंगे, यानी हम जो कहेंगे बच्चे वो ही करेंगे। इसके अलावा हमने अनुसूची में अनेक ऐसे खेल चुने हैं जो बच्चे एकल या फिर सामूहिक खेलेंगे। व्यक्तिगत सामूहिक दोनों ही प्रकार के यानी हमने खेल क्रियाएं चुनी है। अब जो व्यक्तिगत क्रियाएं होते हैं उसमें बच्चा क्या अकेला रहना, स्वयं पे विश्वास करना, यानी उसके अंदर आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद से कुछ करता है तो। और दूसरों के साथ खेलेगा तो वो सामाजिक होना सीखता है, सामाजिक कौशल, सहयोग की भावना उसमें विकसित होगी। इसके अलावा हमने अनुसूची में सप्ताह के लिए जो क्रियाएं चुनी है उनमें कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो बच्चे उसके बारे में जानते होंगे, परिचित, और कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जो बच्चों के लिए नई है। उसमें क्या बच्चों को फिर मजा आता है, अच्छा कुछ नया गेम है तो मनोरंजन बना रहता है। गुटकों से खेलना, बाहरी भीतरी खेल, ये सब बच्चे परिचित होते हैं। इसके अलावा फूल से माला बनाना, भूमिका अभिनय करना, ये सब बच्चों को नवीन खेलों का आनंद देंगे। कभी कभी क्रिया करने के तरीके में भिन्नता भी खेल को नया बना देती है। इसके अलावा हमने क्या ध्यान रखा है कि जब अनुसूची बनाई तो टाइम का हमने पूरा ध्यान रखा है कि भाई हम जो एक्टिविटी करवाएंगे ना किस टाइम में वो एक्टिविटी पूरी होगी। बाहरी खेलों को हमने लास्ट में लिया है क्योंकि बच्चे उसमें जल्दी थक जाते हैं, तो लास्ट में बच्चे खेल के और हाथ पाँव अपना मुंह धो के आराम से बैठ के थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। आमतौर पर किसी भी क्रिया को करने के लिए 20-25 मिनट का समय कम से कम चाहिए, तो हमने सभी क्रियाओं को पर्याप्त समय दिया ताकि बच्चों को तसल्ली से खेलने और क्रिया सत्र के बाद सामग्री समेटने का पर्याप्त समय मिलेगा। बच्चों के अल्पाहार का समय भी निश्चित किया ताकि इस बीच वे आराम से बैठकर लंच कर सके, आराम कर सकेंगे। इस प्रकार हमने ऊपर जो गतिविधि योजना बनाई है उसकी अनुसूची को बनाते टाइम बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा। इसके अलावा हमने बच्चों की पसंद नापसंद, नई पुरानी खेल क्रियाएं, खेलों की सरलता, उनमें नवीनता, विभिन्नता तथा समय सीमा का ध्यान रखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने बच्चों के लिए अनुसूची बनाई वो उनके लिए उपयुक्त है। फिर पूछा गया हमसे कि जो हमने इसके अंदर फल वर्ण विषय पर क्रिया करवाई और उसके बाद संख्या की संकल्पना पर जो क्रिया करवाई थी ना, तो उसके लिए हमने जो क्रिया करवाएंगे तो कौन सी क्रिया उसमें करवा सकते हैं। तो इसमें हमने हमारी अनुसूची में फल और जो संख्या की संकल्पना है ना उनके लिए पहले फल के लिए क्या करवा सकते हैं, फल वर्ण विषय पर क्रिया। शिक्षिका बच्चों को फल विषय में बताने के लिए फलों के चित्र में रंग भरने की क्रिया का आयोजन करवा सकती है। अब इसमें क्या आप लोग अगर कोई दूसरी चीज लिखो कि भाई फल है, फल हम फलों के बारे में बच्चों को फल दिखाकर समझाएंगे या फलों के मॉडल दिखाकर समझाएंगे, मतलब वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल छोटे बच्चों के लिए ये सही रहते कि फल के जो चित्र होते हैं वो बच्चों को देंगे। हम बच्चों को एक एक पेपर देंगे जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फलों के चित्र बने हैं, यानी किसी में बनाना बना है, किसी में एप्पल बना है, किसी में मैंगो बना है, और वो बच्चों को देंगे और बच्चों से कहेंगे कि इसमें कलर करो आप। फिर उसके बाद हम बच्चों को नाम भी बताएंगे उस फ्रूट्स का, फिर उनसे पूछेंगे अच्छा है किस कलर का दिखता है। इस टाइप से बच्चों को क्या उस चीज के बारे में पता चलेगा। शिक्षिका उनको फलों के बारे में बताते हुए रंग भरने को बोलेगी, इससे बच्चों को फलों के बारे में जानकारी मिलेगी। संख्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 से 5 तक बच्चों को सिखाना है। शिक्षिका बच्चों को 1 से 5 तक सिखाने के लिए सरल व मनोरंजन पूर्ण क्रिया आयोजित कर सकती है, जैसे कि बच्चों को लय के साथ 1 2 3 4 5 ऐसे ना गिनती सुनाएंगे और फिर कहेंगे आप भी दोहराओ। हिंदी में इंग्लिश में किसी भी तरह सुनाएंगे, हम लय के साथ सुनाएंगे और फिर बच्चे भी वैसे ही दोहराएंगे। तो इससे बच्चे सुनने और दोहराने से उन्हें अच्छे से याद कर सकेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को बार बार सुनने से चीजें ज्यादा अच्छे से याद हो जाती हैं। पहला प्रश्न हो गया। दूसरे के कैम में पूछा गया है कि जो शाला पूर्व केंद्र होता है उसमें बच्चों के सीखने का माध्यम खेल होना चाहिए, इस बात से सहमत हैं, और हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये आपको अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताना है उदाहरण के साथ।
शाला पूर्व केंद्र में बच्चों के सीखने का माध्यम खेल होना चाहिए। हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत हैं। खेल बच्चों की प्रेरणात्मक आनंदमयी शक्ति है जिससे उन्हें एक प्रकार के कौशल और स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। खेल जन्मजात, स्वतंत्र, रचनात्मक और स्फूर्तिदायक, आनंददायक, आत्म प्रेरित क्रिया है जो कि बच्चे को अपने भावी जीवन के लिए प्रेरित करता है। खेल बच्चों में स्व और व्यक्तित्व का भी विकास करता है। जो खेल है वो स्वस्थ शरीर निर्माण को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि शालापुर केंद्र में सीखने का माध्यम खेल होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए हमें ये भी बताना है। इन सब के बाद भी कुछ अन्य कारण हैं जो बताते हैं कि बच्चों के सीखने का माध्यम खेल होना चाहिए, यानी क्यों हमें बताना है कि खेल क्यों बच्चों को खेल के द्वारा सिखाना चाहिए। क्योंकि खेल जो होते हैं ना, खेल क्रिया से बच्चे सीखते हैं। स्वयं कुछ करना सीखने का सर्वोत्तम साधन है। जब बच्चा पानी में पत्थर फेंक कर डूबते हुए देखता है या फिर डंडी या पत्ता डालेगा उसे तैरते हुए देखता है ना, तो बच्चा समझने लग जाता है कि कुछ वस्तुएं जो भारी होती है गिर जाती हैं, हल्की होती है वो तैरती हैं। बार बार प्रयोग करके और वयस्कों के स्पष्टीकरण के बाद वह जान जाती है कि क्यों कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और क्यों कुछ तैरती हैं। यह प्रक्रिया उसे रुचिकर लगती है। इसे अगर मौखिक रूप में शायद समझाया जाए तो बच्ची नहीं समझ सकेगी इसको। इसके अलावा शैशवावस्था में चिंतन शक्ति का विकास क्रिया के माध्यम से ही होता है। यानी बच्चा जो सोचना सीखता है ना किसी चीज के बारे में, वो कुछ क्रिया यानी कि खेल के द्वारा ही समझता है। बचपन में बच्चे केवल खेल क्रिया के माध्यम से और स्वयं खोज करके ही सीख सकते हैं। वो वस्तुओं के बारे में जानने के लिए बच्ची क्या करती, उनसे खेलती है, उन्हें पकड़ती है, मुंह में डालती है, दूसरों को दिखाते फेंकती है, नहीं उसी खुद से उसके ऊपर प्रयोग करती है। वस्तुओं से खेलते हुए वह धीरे धीरे समझ जाती है कि जो वस्तुएं उसे नहीं दिखती वो भी कहीं ना कहीं जरूर विद्यमान है। खेलते हुए जब वस्तुएं गिरती हैं तो बच्ची सीखती है कि गिरने पर वस्तुएं टूट भी सकती हैं। इसलिए प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक, ज्ञानात्मक, भाषाई, शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों को सीखना खेल के माध्यम से ही संभव होता है। इसके अलावा खेल क्यों जरूरी है बच्चों के लिए? क्योंकि खेल से सीखना आनंददायक है। बच्चे अपनी पसंद के खेल स्वेच्छा से खेलते हैं क्योंकि इसमें उन्हें मजा आता है। अतः हमें बच्चों को उन्हीं तरीकों से सिखाना चाहिए जिसमें क्या बच्चों को मजा आता हो, आनंद आता हो। सीखने की ये प्रक्रिया एक प्रेरक अनुभव बन जाएगी। जब बच्चों को स्वयं खेल क्रियाएं चुनने की अनुमति दी जाती है तो बच्चे वे क्रिया चुनते हैं जिसमें क्या उन्हें चुनौतीपूर्ण लगता है, उन्हें मजा आता है, अच्छा लगता है। अतः खेल के द्वारा बच्चे वही सीखते हैं जिसे वे सामाजिक रूप से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा जो खेल होता है ना, वो बालिका यानी बच्चा जो खेल रहा होता है उसका ध्यान बनाए रखता है। बच्चे किसी भी एक काम या खेल क्रिया में अधिक समय तक ध्यान नहीं लगा सकते हैं। वे एक ही स्थान पर अधिक देर तक बैठ भी नहीं सकते हैं। अधिकांश पूर्व प्राथमिक केंद्रों में औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर अध्यापक पाठ बोलते हैं और बच्चे उसे दोहराते हैं। तो शिक्षण का जो तरीका है ना, बच्चों को सिखाने का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या रटना सीख जाते हैं और जल्दी ही ऊब जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए इसके अलावा जो तरीका है प्रभावशाली, वो तरीका बच्चों को सिखाने का खेल है। खेल शिक्षा में इसलिए भी सहायक होता है क्योंकि यह बच्चों को शारीरिक रूप से भी संलग्न रखता है, उनका ध्यान एक क्रिया में अधिक समय तक लगाए रख सकता है। अतः स्पष्ट है कि खेल से सीखना बच्चे के लिए एक अच्छा माध्यम है। नेक्स्ट हमें बताना है कि जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनसे बच्चे का कौन से क्षेत्र का विकास होता है। जैसे अगर बच्चा गेंद के साथ खेलेगा तो उसका कौन सा विकास होगा? स्थूल क्रियात्मक, क्योंकि उससे क्या बच्चा पैरों से मारेगा, हाथ से जोर से मारेगा, तो बच्चे की जो वृहत बड़ी मांसपेशियां है ना उनका विकास होता है। तो सूक्ष्म जो स्थूल क्रियात्मक विकास होगा। बच्चा ड्राइंग करेगा तो क्या करेगा? फिंगर से उंगलियों से पकड़ के ब्रश फिर करेगा, उससे बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है। समान रंगों के कार्डों को मिलाने में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। पूर्वानुमान लगाना कि वस्तु जल में डूबेगी या तैरेगी, ये बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देगी ये गतिविधि। छुट्टी वाले दिन के अपने अनुभव बताना, ये बच्चे के भाषाई विकास को बताएगा।
भूमिका अभिनय सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। अब प्रश्न संख्या 3 में हमें पूछा गया कि उन 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा शालापुर शिक्षिका बच्चों में सृजनात्मकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी बच्चा सृजनात्मक कैसे बनाए, बच्चों को 5 तरीके बताने हैं। प्रत्येक बच्चे में सृजनात्मकता यानी सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। छोटे बच्चों के खेलों में उनकी ये क्षमता स्पष्ट रूप से झलकती है। बच्चे रचनात्मक कार्यों के द्वारा ही सीखते और आगे बढ़ते हैं। शालापुर शिक्षिका बच्चों की रचनात्मकता सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं कि बच्चों को सृजनात्मकता के अवसर प्रदान करें। सृजनात्मकता के विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज है नई चीजों का परीक्षण करने की इच्छा होना। आमतौर पर बच्चों में हर नई चीज को लेकर उन्मुक्तता होती है, जो कि वयस्क होते होते वो चीज के कम हो जाती है। अतः शिक्षिका होने के नाते उनको अपने अंदर भी यह दृष्टिकोण पुनर्जीवित करना चाहिए। बच्चों के अन्वेषण करते समय वे इस कार्य में शामिल हो तो बच्चों को अच्छा लगेगा। कभी कभी आपको बच्चों को अपने आप सोचने अन्वेषण करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे बच्चे जो होते हैं ना, कुछ नया या मौलिक करें तो ऐसे परिवेश की जरूरत होती है जहाँ सुविधापूर्ण माहौल रहे, आरामदायक रहे, पूर्वानुमेय हो, जहाँ वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। इसके विपरीत अगर वातावरण तनावपूर्ण होगा तो बच्चे का पूरा ध्यान सुरक्षा में ही लगा रहेगा। अतः बच्चे को शांत परिवेश दें। बच्चों की सृजनात्मकता के विकास के लिए थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी सहन करनी होगी, जैसे गीली मिट्टी, पेंटिंग, गुटको आदि से खेलते समय कपड़े स्थान गंदे या फिर अस्त व्यस्त कर देंगे। ऐसे में हर चीज साफ सुथरी रखना, समेट कर रखना, इन सब बातों में बच्चे की आत्म अभिव्यक्ति में बाधा डालेंगे। तो ये सब चीजें बाद में करें, क्रिया समाप्त होने के बाद। अगर बच्चे पेंटिंग करें या मिट्टी से कुछ बनाने की क्रिया में व्यस्त हों तो शिक्षिका को समय सारणी उस क्रिया का अगर जैसे मान लीजिए समय सारणी में उस क्रिया का टाइम खत्म हो गया तो शिक्षिका को इतना लचीला होना चाहिए कि बच्चे को थोड़ा सा टाइम देगी। ये नहीं कि तुरंत बंद करो, समेटो, नहीं। अगर बच्चे बच रहे बच्चों की एक्टिविटी तो थोड़ा उनको टाइम दे, यानी तुरंत क्रिया में बदलाव ना करे। यानी दैनिक क्रियाओं की समय सारणी बनाना तो आवश्यक है, परंतु कभी कभी उसमें लचीलापन भी होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षिका क्या करेगी, परिणाम की अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया पर अधिक बल देना है। छोटे बच्चे मनमौजी होते हैं, जब उनका मन करता है ड्राइंग करते हैं, मर्जी से जब होती है जब खेलते हैं। कभी उनका मन नाचने का होता है, कभी गाने का होता है। तो इसमें कोई खास उद्देश्य उनका नहीं होता, क्योंकि बच्चे क्या अपनी ये चीजें मनोरंजन के लिए करते हैं और इन्हीं क्रियाओं से उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है। जैसे पेंटिंग करते समय उनके दिमाग में कोई ना कोई चीज चल रही होती है और फिर उसी को वो कागज पे उतारते हैं। रंगों के साथ क्रिया करते समय वे अनायास ही प्रयोग के द्वारा नवनिर्माण करते हैं। मन माने रंग चुनने और अपने ढंग से उन कलर को मिलाने की स्वतंत्रता भी उनको आनंद देती है। अतः जब सृजनात्मकता, आत्मनिर्भरता, इन सब का ये सब बच्चों के अंदर होती है ना, तो ये इससे सृजनात्मकता प्रारंभ होती है। इसे प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। इसलिए जब बच्चे कुछ भी सृजनात्मक करें, कहें, तो उनकी कभी भी आलोचना नहीं करनी है और उनकी प्रशंसा करके उत्साह बढ़ाना है। जैसे बच्चों ने चित्र, मॉडल, कहानियां ये सब बनाते हैं ना, तो वो वयस्कों जैसी नहीं होती, परंतु इतना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनके जैसी होनी भी चाहिए या अपने जैसी बच्चे बनाएंगे अपनी मर्जी से, अपनी सोच के अनुसार, क्योंकि बच्चों का इरादा कलात्मकता है, वास्तविक जगत को दर्शाना नहीं होता। बच्चों का जैसे बच्चे क्या एग्जाम्पल के लिए देख सकते, किसी बच्चों को हमने बोला सेव बनाओ तो किसी बच्चे का सेव बैंगनी रंग का हो सकता है। अगर किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई तो उसमें आसमान को हरा कर दिया, पीला कर दिया, पर ये चीजें महत्व नहीं रखती हैं। इसलिए माता पिता, शिक्षक बच्चे से जब घर, फूल या सब्जी कुछ भी चीज बनवाए ना, तो उसमें वास्तविकता ऐसे चाहते हैं ना कि बिल्कुल अच्छी उसी तरह से बने, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पर इसलिए उनको क्या बनाए, उनको बच्चों को बोलना नहीं चाहिए कि भाई सेम टू सेम बनाओ, इस तरह से बनाओ, चलो मैं बना के दे देता हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे की सृजनात्मकता नहीं बढ़ती है। बच्चों को उन काम के लिए इनाम ना दे जिसे वे अपनी मर्जी से बिना इनाम के लिए करना चाहते हैं। जैसे बच्चों की रुचि कुछ कार्यों को स्वयं करने की होती है। अगर बच्चे या वयस्क कोई काम सिर्फ इसीलिए करें क्योंकि उन्हें रुचिकर या आनंददायक या संतुष्टि या फिर चुनौतीपूर्ण लगता है, तो वे ज्यादा सृजनात्मक बनेंगे।
यानी अपनी मर्जी से खुद की खुशी से करते हैं ना बच्चे, तो बहुत ज्यादा बच्चे उसके अंदर संलग्न हो जाएंगे और सृजनात्मक क्रियाएं करते हैं। यानी अगर वे अपने अंदर से ही प्रेरित हों तो बहुत अधिक सृजनात्मक हो सकते हैं। वे अगर किसी बाहरी दबाव या प्रेरण के कारण क्रिया करते हैं तो उनकी सृजनात्मकता कम हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि प्रारंभ में जब बच्चे किसी काम में अधिक रुचि दिखाते हैं या प्रेरित होते हैं तो उसके बाद उनको इनाम दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उनकी रुचि कम हो जाती है कि यार इनाम के लिए नहीं करना मैं, मतलब क्यों इनाम के चक्कर में क्या रहता है बच्चों को कि बिल्कुल ठीक करना, एक्यूरेट, मतलब उस चीज को ढंग से करने का प्रेशर रहता है बच्चों पे, तो इसलिए बच्चों की उसमें रुचि भी कम हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि प्रारंभ में जब बच्चे किसी काम में अधिक रुचि दिखाते हैं या प्रेरित होते हैं तो उसके बाद उनको इसके लिए इनाम दिया जाता है, तो उस कार्य के प्रति उसकी रुचि समाप्त हो जाती है और सृजनात्मकता भी कम हो जाती है। अतः जब लगे कि बच्चे को बिना इनाम के लालच के भी काम में मजा आ रहा है तो उसे इस क्रिया के लिए इनाम ना दें, बच्चे की प्रशंसा करें और इस क्रिया में उसकी रुचि कम ना होने दें। इसके अलावा बच्चों को चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे तभी सृजनात्मक होंगे जब स्वयं कार्य करने की इच्छा रखते हो, ना कि जब उन पे क्या थोपा गया हो कि भाई तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है। जब बच्चे को आप स्वयं क्रिया का चुनाव करने देंगे तो उनको मजबूरी नहीं होगी। अतः बच्चों को अपनी खेल क्रियाएं, खेल सामग्री स्वयं चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करें। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि बच्चे हैं, उनको ये कहने के बजाय कि ये वाला चित्र बनाओ, है ना, ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आपको कि चित्र, कॉलाज, पेंटिंग, जैसे आप कोई भी एक चीज कर लो, आपको जो पसंद हो वो गेम खेलो। या फिर जब चित्र बनवाए तो ये नहीं कहना कि आपको तोता ही बनाना, नहीं, आप कोई भी बर्ड बना सकते हैं, कोई भी फल बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा फ्री छोड़ें। ऐसे ही बच्चों को रंग भरने के लिए 2-3 रंग के बजाय अपनी पसंद के रंग भरने को भी कह सकते हैं। पांचवा, शिक्षिका क्या कर सकती है कि बच्चों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, बच्चों को टोकने के बजाय उनकी मदद करे। बच्चे अक्सर अपनी बनाई चीजें हमें इस उम्मीद से दिखाते हैं ना कि देखो मैंने ये सन बनाया, और हम उसको कहें ये क्या बना दिया, बिल्कुल भी गोल नहीं है, सूरज जैसा लग रहा है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं हम उनकी प्रशंसा करें, सराहना करें, क्योंकि बच्चों की बनाई चीजों में कमी निकालने पर बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे ने गीली मिट्टी का मॉडल बनाया, शिक्षिका को दिखाया तो शिक्षिका ने ये क्या बना दिया, चलो बच्चे ने कहा कि ये आदमी है, तो शिक्षक ने क्या किया, मिट्टी ली और उससे एक ढंग से अपना आदमी बनाया, क्योंकि बच्चे ने तो एक सीधा सीधा मिट्टी का थैला लिया, उसको पूरा ऐसे गोल गोल राउंड किया और कहा ये आदमी बना दिया। शिक्षिका ने कहा कि भाई ये कोई आदमी है, ला इस तरह देखा, आंख बनाई, हाथ बनाए, और बोले तुम भी इस तरह से बनाओ। तो इससे क्या बच्चे को क्या लगेगा कि क्या ऐसे बनाना है, मैंने ढंग से नहीं बनाया, तो उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, वो दूसरी क्रिया में लग जाएगा उसे छोड़कर, यानी इस खेल क्रिया में उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी। यानी उसके मॉडल में परिवर्तन से उसका सारा उत्साह खत्म हो जाएगा। इस प्रकार शिक्षिका निम्न प्रयासों द्वारा बच्चे में सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकती है। अभी तीसरे प्रश्न में आया है कि शाला पूर्व बच्चों की विचार शक्ति की किन्हीं 5 विशेषताओं का केवल 1 या 2 वाक्यों में उल्लेख कीजिए। आपको बच्चों की विचार शक्ति की विशेषताएं बतानी है। बच्चों में विचार शक्ति की योग्यता उनके बढ़ते हुए संज्ञानात्मक विकास को दर्शाती है। शाला पूर्व वर्षों में बच्चों की विचार शक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं बच्चों में। अब क्या थोड़ा थोड़ा बताना है इसके बारे में, ये चीजें हैं, इनका आपको बड़ा आंसर भी मिलेगा, लेकिन इसमें आपसे छोटा पूछा गया है। तो पहला बच्चों में होता है प्रतीकात्मकता और फैंटेसी। शाला पूर्व बच्चों के खेलों में प्रारंभ में झूठ मूठ के खेल, अभिनय खेल अधिक खेले जाते हैं। जैसे जैसे बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है ये और ज्यादा विस्तृत होते जाते हैं। जैसे बच्चे डंडी को झूठ मूठ का कुत्ता, है ना, ये चीजें बनाते हैं, मेरी झूठ मूठ का स्कूटर, वाइपर को स्कूटर बना के घूमते हैं, तो ये खेल बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा कहता है कि है ना मैं जंगल में गया था, एक शेर दिखा, फिर मैं उससे लड़ा, फिर मैंने उसको मार दिया। इस तरह वो काल्पनिक चीजें भी बनाने लग जाते हैं, फैंटेसी बनाने लग जाते हैं। तो ये बच्चों में प्रतीकात्मकता, फैंटेसी को दर्शाता है। एक आती है बच्चों में अहम केंद्रिकता। पियाजे के अनुसार बच्चे शाला पूर्व वर्षों में चीजों को पूर्णतः अपने ही नजरिए से देखते हैं और अपने ही विचारों के संबंध में सोचते हैं। वे महसूस करते हैं कि दूसरे लोग उन्हीं की भांति देखते, समझते हैं और घटना क्रियाओं को व्याख्यायित करते हैं।
पियाजे ने विचार शक्ति की जो बच्चों में विशेषता है इसको अहम केंद्रितता नाम दिया था, यानी कि जो हमें लगता है वैसा ही दूसरों को लगता है, ये बच्चों में होती है। तीसरी विचार शक्ति है संरक्षण करना। संरक्षण का अर्थ है यह सोचना कि किसी वस्तु की मात्रा वही रहती है, चाहे उसका आकार बदल दिया जाए या उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल दिया जाए, जब तक कि उस वस्तु में कुछ मात्रा जोड़ी या घटाई ना जाए। पियाजे के अनुसार शालापूर्व बच्चों में विचार शक्ति की ये विशेषता उम्र के साथ साथ विकसित होती है। नेक्स्ट बच्चों में जो विचार शक्ति है वो है जीवत्वारोपण। शालापूर्व बच्चे मानते हैं कि प्रत्येक वस्तुएं जीवंत होती हैं। पियाजे ने विचार शक्ति की इस योग्यता को जीवत्वारोपण का नाम दिया, यानी प्रत्येक चीज में जीवन है। उन्हें लगता है कि सभी वस्तुओं में प्राण होते हैं, उनमें उन्हीं की भांति भावनाएं, इरादे भी होते हैं। जैसे हमें गिरने पे चोट लगती है वैसे ही सारी चीजों को चोट लग सकती है। बच्चे सोचते हैं कि जैसे सन है, शाम को क्यों छिप जाता है, बेचारा पूरे दिन उगा रहता है ना, तो वो पूरे दिन जलता जलता थक जाता है। चांद क्यों आ गया, चांद इसलिए आ जाता है क्योंकि उसको आना होता है ना, रात को रोशनी है, ठंड में चांद को आना होता है। सड़क के ऊपर रात को क्या है, सड़क सुनसान क्यों हो जाती है कि दिन भर उसके ऊपर इतनी गाड़ियां चलती हैं, बेचारी थक जाती है ना, तो रात को उसके ऊपर कोई नहीं चलता है। तो बच्चे ये सब सोचते हैं, इसे जीवत्वारोपण कहते हैं। नेक्स्ट है क्रमबद्धता। वस्तुओं को व्यवस्थित करके रखना या फिर बढ़ते या घटते क्रम में रखना क्रमबद्धता कहलाता है। जैसे 5 डंडियां देकर बच्चों को कहेंगे आकार के अनुसार कि भाई बड़ी से छोटी रखो या फिर छोटी से बड़ी के लाइन में आप रखो। इस तरह क्रम के अनुसार रखने को कहना उनमें क्रमबद्धता को दर्शाने का एक साधन है। पियाजे के अनुसार सभी शालापूर्व बच्चे क्रमबद्धता नहीं कर पाते हैं, परंतु पियाजे के बाद जो नए प्रयोग हुए ना उनसे सिद्ध हुआ है कि अगर बच्चों को ना सरल क्रिया दी जाए तो क्रमबद्ध करने में आसानी होती है उनको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि उदाहरण देते हुए प्रथम वर्ष में बच्चे के भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो प्रथम वर्ष में यानी कि बच्चे साल भर का होता है ना, तो किस तरह से वो बोलना सीखता है जन्म से लेके साल भर। नवजात शिशु अपने साथ कुछ जन्मजात विशेषताएं लेकर पैदा होते हैं, इनमें से एक है भाषा। बच्चे के प्रथम वर्ष में इस भाषाई विकास की अवस्थाओं को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले कैसे सीखता है भाषा, वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण। जन्म के तुरंत बाद ही शिशुओं में सुनने की क्षमता होती आता है, यह जान जाते हैं कि आवाज किस साइड से आ रही है। जैसे बच्चों के गाल को टच करते हैं उस साइड हो जाते हैं, आवाज देते हैं तो थोड़ा सा उधर घूम जाते हैं बच्चे। तो जन्म के बाद पहले सप्ताह में शिशु माँ की आवाज अन्य लोगों की आवाजों में भेद कर लेते हैं और माँ की आवाज के प्रति अधिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जन्म के 12 घंटों बाद ही नवजात अपना शरीर किसी वयस्क के बोलने की लय में भी हिलाते हैं। बोलने की गति जैसे जैसे तेज होती है तो शिशु के भी क्या मुंह हिलाने के जो चेहरा हिलाते हैं ना उसकी गति भी तेज हो जाती है। यह प्रतिक्रिया हर भाषा में होती है, यानी कोई भी भाषा बोले बच्चा, किसी भी भाषा के लोगों में जन्माओ, सेम ये प्रतिक्रिया होती है। नवजात शिशु वाद्य संगीत की अपेक्षा स्वर संगीत में ज्यादा रुचि दिखाते हैं, यानी मानव ध्वनि या भाषा में अधिक अनुक्रिया दिखाते हैं। शिशुओं में ध्वनि विभेदीकरण की अनोखी क्षमता होती है। 3 माह के शिशु ये समझते हैं कि बोले गए शब्द वक्ता के होठ के हिलने से मेल खाते हैं और वे व्यक्ति विशेष की आवाज को भी चेहरे से मिलाना सीख जाते हैं। विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदीकरण की क्षमता तेजी से विकसित होती है। 6 माह के जो शिशु होते हैं बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ शब्दों को समझने लग जाते हैं। अधिकतर लोगों को मानना होता है कि जो बच्चे होते हैं ना 1 साल के आसपास जब पहला शब्द बोलना शुरू करते हैं तभी उनको बोलना आता है, तो उनका भाषाई विकास तभी प्रारंभ होता है, परंतु ये बात सत्य नहीं है। प्रथम वर्ष में शिशु वाक ध्वनियों में अंतर करना सीखता है और जो बोलने में उसकी मदद करना आगे उसके बोलने में मदद करेगा। यानी बच्चा जब आवाज में अंतर करना सीख जाता है ना, वहीं से बच्चा भाषा सीखना शुरू कर देता है। प्रारंभ में शिशु ध्वनियों द्वारा वयस्कों की बातों का जवाब भी देते हैं, जो आगे जाकर शब्द या फिर वाक्य बनते हैं। ये सब करने के बाद बच्चे फिर बोलने की शुरुआत किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। सभी बच्चे भाषा सीखते हुए समान अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं और बच्चों में प्रत्येक अवस्था लगभग समान आयु में ही उभरती है, चाहे बच्चा कोई भी भाषा बोलना सीख रहे हो। बच्चों में भाषा का विकास निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। के प्रथम 1 वर्ष में भाषाई विकास
अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बच्चे को भाषा सिखाने में मदद करने की जो अवस्थाएं होती है ना बच्चे के 1 वर्ष में, वो निम्नलिखित है। पहले बच्चा रोना सीखता है। क्या सीखता है? रोना। यह भाषा की पहली अवस्था है। चूंकि भाषा लंबी जटिल प्रक्रिया है, अतः प्रारंभ में शिशु रुदन के द्वारा ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। रुदन या रोना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शिशु अकारण ही करता है। स्टीवर्ट के अनुसार जीवन के प्रारंभिक दिनों में शिशु में रोना भिन्न मात्रा में पाया जाता है। जन्म के दूसरे सप्ताह में यह प्रकट होने लग जाता है। रोना शिशु के विचारों को दर्शाता है, जो किसी परेशानी, तेज रोशनी, तेज आवाज, भूख, थकान, किसी भी कारण से बच्चा रो सकता है। इसके बाद बच्चे कूजन करना सीखते हैं। लगभग 1 माह की उम्र से ही शिशु कूजन करने लगते हैं। यह अवस्था 4 से 5 माह तक चलती है। कूजन का मतलब हो जाता है कि जो एक जैसे स्वर होते हैं ना, तो स्वर की समान ध्वनियाँ वो निकालना, जैसे ऊ बच्चे कर रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं मम 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 मम, तो बच्चे जब संतुष्ट होते तब ऐसी ध्वनियाँ निकालते हैं। शिशु के कूजन पर आसपास के लोग भी उसके प्रत्युत्तर में कूजन करते हैं, तो बच्चे खुशी होकर और कूजन करते हैं तेज। तो यहीं से भाषा का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया में शिशु व पालनकर्ता के बीच भावात्मक संबंध भी बढ़ते हैं। कूजन के बाद बच्चा बालालाप करना सीख जाता है। 6 से 10 माह में शिशु बबलाने लगते हैं। वे स्वर व्यंजन के मिश्रण को बार बार दोहराते हैं, जैसे माँ माँ माँ, दा दा दा, की आदि। इसे ही बालालाप कहा जाता है। यही बालालाप शिशु को शब्द निर्माण में सहायता देते हैं। 9 से 10 माह के शिशु बालालाप के द्वारा छोटे छोटे शब्द सीखना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चे के अपने वाक्य बन जाते हैं, जो वयस्कों की भाषा जैसे नहीं होते हैं, परंतु उनके जैसे उसमें लय व लहजा होता है। धीरे धीरे बच्चा अपनी बात संकेतों के द्वारा समझाने लग जाता है। फिर इसके बाद बच्चे बालालाप के बाद प्रारंभिक जो बालालाप सीखता है, उसके बाद बच्चा प्रारंभिक शब्द बोलना सीखता है। अपने पहले जन्मदिन तक बच्चा अपना पहला शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। ये शब्द सामान्य भाषा से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे बच्चा बोलता है दूध, दूध रहेगा, है ना, हम नॉर्मली दूध बोलते हैं, बच्चा बोलेगा दूध। पानी को बच्चा बोलता है मम आदि। दूध, पानी या अन्य तरल चीज़ों के लिए शिशु इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 1 साल के शिशु का औसतन शब्द भंडार 3 से 8 शब्दों का ही होता है। शिशु अपने आसपास से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसके प्रमुख प्रारंभिक शब्द निन्नी, मामा, मम्मा, पापा, टाटा, मम, चिज्जी आदि उसके प्रारंभिक शब्द होते हैं। तो ये बच्चे की 1 साल तक भाषाई विकास हो गया। अभी हमें ऐसी कोई 5 कार्यनीति बतानी है जिससे देखभालकर्ता शालापुर बच्चे में भाषा का विकास कर सकते हैं। तो सक्रिय रूप से बोलने व सुनने के दौरान ही बच्चे भाषा का इस्तेमाल करना सीखते हैं। अतः जिन बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करना है, उनकी बातचीत को ध्यान से सुनना चाहिए। वे बच्चे बेहतर भाषाई योग्यताएं प्रदर्शित करते हैं। बच्चों के जीवन में प्रथम वर्षों में देखभालकर्ता निम्न तरीकों के द्वारा भाषा अर्जन में मदद कर सकते हैं। जैसे वयस्कों की भाषा में प्रयुक्त जो कठिन शब्द हैं उनको सरल बनाकर बोलें, ताकि बच्चा आसानी से शब्दों की नकल कर पाए। जैसे हम घूमने जा रहे हैं, घूमने चलोगे, उसको हम कहें घूमी घूमी, तो बच्चा आराम से बोल पाएगा। नहाने के लिए नाई, र की जगह ल शब्दों का प्रयोग, जैसे अरे को अले बोलना आदि प्रयोग करने चाहिए। संज्ञा शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए अपेक्षा कर सर्वनाम के, क्योंकि संज्ञा शब्दों के प्रयोग से वाक्य सरल बन जाते हैं, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसके अलावा शालापुर वर्षों में जो बच्चे होते हैं, उन वर्षों में बच्चों से ऐसे बात करें कि बच्चों से जो हम बात कर रहे हैं ना, वो भाषा ऐसी हो कि उनको सुन के अच्छा लगे, समझ में आए, आसानी रहे। क्योंकि जब बच्चे अपने वार्तालाप में अभिरुचि दिखाएंगे तो उनके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होती है। बच्चों को मुक्त रूप से बोलने के अवसर देने चाहिए। उनको अपनी बात रखते समय टोकना रोकना नहीं चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आज स्कूल में क्या किया, आज कौन से दोस्त से क्या क्या बात करी, है ना, ये सब हमें उनसे पूछना चाहिए। जैसे मैम ने आज क्या काम करवाया था और कहाँ कहाँ घूमने गए थे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से बच्चे को बोलने का अवसर मिलता है। इसके अलावा क्या कर सकते कि बोलते वक्त बच्चा अगर कोई उच्चारण गलत करे तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि उसे प्यार से सही उच्चारण सिखाना है। बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर गलत ना देने, कभी भी गलत ना दें, क्योंकि बच्चों को क्या है, जो चीज़ हम बताएंगे बच्चे वही सीखते हैं।
अगर बच्चों को हम बोलेंगे कि मुझे इसका उत्तर नहीं पता, या फिर हम बच्चों से बोलेंगे कि है ना मेरे पास तुम्हारे लिए इन फालतू सवाल के लिए टाइम नहीं है, तो इससे बच्चा क्या सीखेगा? बच्चों को मौका मिलेगा ही नहीं भाषा सीखने या बोलने का, सुनने का। बल्कि बच्चे को ये कहना है कि अच्छा इसका उत्तर मुझे पता नहीं, चलो चलो ढूंढते हैं मिलके। इस तरह से क्या बच्चे आगे भी प्रश्न पूछेंगे और बातचीत करने में हिचकिचाहट बच्चों को नहीं होगी। बच्चों को कहानी, बाल कविताओं के द्वारा भी भाषा अर्जन करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने इस वीडियो में करवा दिए। बाकी के जो प्रश्न हैं उनके आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।